क्या आपने कभी सोचा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी अमीर कैसे बन जाती है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर नागरिक को पूछना चाहिए, खासकर जब आंकड़े इतने चौंकाने वाले हों कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी का ही मामला ले लीजिए। सिर्फ एक दशक पहले इसकी घोषित संपत्ति लगभग 780 करोड़ रुपए थी। 12 साल आगे बढ़े तो यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ हो गया है। ये सिर्फ एक छोटी सी बढ़ोतरी नहीं है, ये फाइनेंशियल पावर में एक बहुत बड़ा उछाल है, एक ऐसा बदलाव जिसने इंडियन पॉलिटिक्स के लैंडस्केप को बदल दिया है। और आप जानते हैं, इस इनक्रेडिबल वेल्थ के सोर्स और हमारी डेमोक्रेसी के लिए इसके मतलब के बारे में कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फंड्स का यह मैसिव जमावड़ा अचानक नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल डोमिनेंस के एक महत्वपूर्ण दौर के साथ मेल खाता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बात में एक फंडामेंटल चेंज के साथ अलाइन करता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा कैसे मिल सकता है। इस फाइनेंशियल ग्रोथ की कहानी ऑनेस्टली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिसे पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी के एक टूल के रूप में बेचा गया था, लेकिन अंत में सीक्रेसी का एक पर्दा बन गया। ये समझने के लिए कि एक पार्टी का खजाना इतनी ड्रामेटिक तरीके से कैसे बढ़ सकता है, हमें वास्तव में इस सिस्टम की लेयर्स को वापस छीलना होगा और उन मैकेनिज्म को देखना होगा जिन्होंने पैसे के ऐसे अनप्रेसिडेंटेड फ्लो को पॉसिबल बनाया, अक्सर उन सोर्सेज से जो पब्लिक की नज़र से छिपे रहते हैं। 2017 से पहले पॉलिटिकल डोनेशंस का सिस्टम इम्परफेक्ट होने के बावजूद कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी रखता था। डोनेशंस कैश में या बैंक ट्रांसफर के जरिए किए जा सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20,000 रुपये से ज्यादा के किसी भी डोनेशन को रिपोर्ट करना होता था और डोनर की डिटेल्स सिद्धांत रूप में पब्लिक के लिए एक्सेसिबल थीं। नागरिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल यह जानने के लिए कर सकते थे कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहा था। इससे जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और आम लोग कनेक्शन बना पाते थे। ये पूछ पाते थे कि क्या किसी खास कॉरपोरेट हाउस को रूलिंग पार्टी को डोनेट करने के बाद फेवरेबल पॉलिसीज मिल रही थीं। ये एक परफेक्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन इसने पॉलिटिकल फाइनेंस की दुनिया में एक छोटी सी ही सही, लेकिन एक खिड़की जरूर दी थी। इसलिए 2017 से पहले का फ्रेमवर्क एक डिटरेंट के रूप में काम करता था, भले ही वह कमजोर हो, पॉलिटिक्स में बड़े पैसे के अनचेक्ड प्रभाव के खिलाफ। पब्लिक एक्सपोजर के डर का मतलब था कि डोनर और रेसिपिएंट पार्टी दोनों को अपने ट्रांजैक्शन की स्क्रूटिनी के संभावित फॉलआउट पर विचार करना पड़ता था। इस सिस्टम ने एक निश्चित स्तर की सावधानी को मजबूर किया। एक कंपनी जो बड़ी रकम दे रही थी, वह जानती थी कि उसका नाम पब्लिक नॉलेज बन सकता है, जिससे मीडिया और पब्लिक से अनकंफर्टेबल सवाल उठ सकते हैं। हालांकि यह डेलिकेट बैलेंस एक नई स्कीम से पूरी तरह से उलट होने वाला था, जिसने पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय देश ने सबसे अंधेरे, सबसे ओपेक चैनल बनाए थे। फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 में गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम शुरू की। इसे सिस्टम को साफ करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। इसका घोषित लक्ष्य पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी को खत्म करना था, ज्यादातर कैश डोनेशंस पर बैन लगाकर और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देकर। ऊपर से यह एक अच्छा आइडिया लगता था, हालांकि रियलिटी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और ऑनेस्टली काफी चिंताजनक थी। नए रूल्स में कहा गया था कि एक डोनर, चाहे वह कोई इंडिविजुअल हो या कोई कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये बॉन्ड्स खरीद सकता है और उन्हें अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। पार्टी फिर इन बॉन्ड्स को कैश करा सकती थी, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट था। डोनर का नाम पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। इस सिस्टम ने प्रभावी रूप से एक वन वे मिरर बनाया। रूलिंग पार्टी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल करती है, संभावित रूप से यह पता लगा सकती थी कि बॉन्ड्स किसने खरीदे और किसने किसे डोनेट किया, लेकिन पब्लिक, अपोजिशन पार्टीज और मीडिया पूरी तरह से अंधेरे में थे। इस स्कीम को विशेष रूप से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे पब्लिक स्क्रूटिनी के दरवाजे बंद हो गए। यह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एनोनिमिटी पास्ट से एक रेडिकल डिपार्चर था। इसका मतलब था कि एक कॉरपोरेशन चुपके से करोड़ों रुपए एक पॉलिटिकल पार्टी को भेज सकता था,
बिना इस डर के कि उसका नाम कभी उन वोटर्स को पता चलेगा जिनकी लाइफ ऐसी डोनेशन से निकलने वाली पॉलिसीज से प्रभावित होगी। लेकिन बदलाव यहीं नहीं रुके। गवर्नमेंट ने कई कानूनों में भी संशोधन किया ताकि बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए डोनेट करना और भी आसान हो जाए। वह कैप जो पहले कॉरपोरेट डोनेशंस को 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट के 7.5% तक लिमिटेड करती थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। इसका मतलब था कि एक कंपनी अब अपने प्रॉफिट का अनलिमिटेड अमाउंट डोनेट कर सकती थी। इसके अलावा एक कंपनी के लिए डोनेट करने के लिए कम से कम 3 साल से अस्तित्व में होने की रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर दिया गया था। इसने शेल कंपनियों बिना किसी रियल बिजनेस के नई बनी एंटिटीज के लिए बांट ला दी ताकि उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम में पैसा डालने के लिए कॉन्ड्यूइट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे पानी और भी गंदा हो गया। इसका नतीजा एक ऐसा सिस्टम था जिसे सीक्रेसी और कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस के लिए टेलर मेड किया गया था। एक नुकसान में चल रही कंपनी अब कानूनी रूप से करोड़ों डोनेट कर सकती थी, और एक कंपनी जो कल ही रजिस्टर हुई थी वह एक पार्टी के खजाने में पैसा डाल सकती थी। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में है। इस स्कीम के तहत वह चुपके से रूलिंग पार्टी को एक बड़ी रकम डोनेट कर सकती थी। क्या यह लीनियंसी या फेवरेबल ट्रीटमेंट खरीदने का एक तरीका हो सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ने इन सवालों को सबूतों के आधार पर पूछना भी असंभव बना दिया, क्योंकि सबूत खुद डोनर और डोनेशन के बीच का लिंक पब्लिक रिकॉर्ड से कानूनी रूप से मिटा दिया गया था। यह ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये गवर्नमेंट सैंक्शनड ओपेसिटी थी। सालों तक सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जर्नलिस्ट्स और अपोजिशन पार्टीज ने इस ओपेक सिस्टम के खतरों के बारे में अलार्म्स उठाए। आखिरकार एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को रद्द कर दिया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट का तर्क पावरफुल और क्लियर था। इस स्कीम ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत सिटीजन के इंफॉर्मेशन के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया। जजों ने इस बात की पुष्टि की कि वोटर्स को यह जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है, क्योंकि यह जानकारी इलेक्शंस के दौरान इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट ने सिर्फ इस स्कीम को अवैध घोषित करने तक ही नहीं रोका, इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स के एकमात्र इश्यूअर को उन्हें बेचना तुरंत बंद करने और अप्रैल 2019 से किए गए बॉन्ड परचेज और रिडेम्पशंस पर उसके पास मौजूद सभी डेटा को डिस्क्लोज करने का आदेश दिया। यह आदेश उस सीक्रेसी के खिलाफ एक सीधा वार था जिस पर यह स्कीम बनी थी। कोर्ट ने बैंक को यह मैंडेट दिया कि वह बॉन्ड्स किसने खरीदे, कितने में और किस तारीख को और किन पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें कैश कराया, इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करे। इस फैसले को ट्रांसपेरेंसी के लिए एक मैसिव जीत और गुमनाम बड़े पैसे के चंगुल से डेमोक्रेसी को वापस पाने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट कदम के रूप में सेलिब्रेट किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद जो डेटा आखिरकार सामने आया वह ऑनेस्टली काफी रिवीलिंग था। इसने इस स्कीम के बारे में सबसे खराब आशंकाओं की पुष्टि की। जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे गए। इस भारी रकम का सबसे बड़ा हिस्सा रूलिंग बीजेपी को गया, जिसे 6,060 करोड़ से ज्यादा मिले, जो उस पीरियड के लिए रिवील की गई कुल डोनेशंस का लगभग आधा था। इसे समझने के लिए मेन अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 1,123 करोड़ मिले, जो बीजेपी के हिस्से का लगभग 1/6 हिस्सा था। फंडिंग में इस भारी असमानता ने यह उजागर किया कि यह सिस्टम सत्ता में मौजूद पार्टी को डिस्प्रोपोर्शनेटली कैसे फेवर करता है, जिससे एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बनता है। इन आंकड़ों ने इंडियन पॉलिटिकल फंडिंग की स्क्यूड रियलिटी को उजागर किया। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में ही बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड्स से इनकम लगभग 1,300 करोड़ थी, जो कांग्रेस को मिली रकम से 7 गुना ज्यादा थी। ये फाइनेंशियल डोमिनेंस एक पार्टी को मैसिव इलेक्शन कैंपेन चलाने
मीडिया नैरेटिव्स को कंट्रोल करने और ऐसे तरीकों से इन्फ्लुएंस करने की परमिशन देती है जिनसे छोटी, कम फंड वाली पार्टीज मुकाबला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सिर्फ एक फंडिंग स्कीम को इनवैलिडेट नहीं किया, इसने एक ऐसे सिस्टम के मैकेनिक्स को उजागर किया जिसने एक पार्टी के हाथों में इमेंस फाइनेंशियल पावर को कंसंट्रेट किया, जिससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फेयरनेस और इक्वालिटी के बारे में क्रिटिकल सवाल उठे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में चिंताएं सिर्फ असमान फंडिंग से कहीं ज्यादा हैं। इस स्कीम की सीक्रेसी ने करप्शन और क्विड प्रो क्वो सिस्टम, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जहां डोनेशंस को बिजनेस फेवर्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता है, के गंभीर आरोपों को हवा दी है। डिस्क्लोज्ड डेटा ने डिस्टर्बिंग पैटर्न्स रिवील किए। उदाहरण के लिए, मेघा इंजीनियरिंग, एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म, ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 966 करोड़ रुपए का स्टैगरिंग डोनेशन दिया, जबकि साथ ही साथ कई बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हासिल किए। यह एक ऑब्वियस सवाल उठाता है, क्या डोनेशन पॉलिटिकल सपोर्ट का एक जेस्चर था या यह गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने की कीमत थी? बॉन्ड्स की एनोनिमिटी को हमें यह कभी भी निश्चित रूप से जानने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। इससे चंदा दो, धंधा लो, डोनेशन दो, बिजनेस पाओ जैसे मुहावरे स्थिति का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में आ गए हैं। एक और ट्रबलिंग पैटर्न जो सामने आया वह था जिसे कुछ लोगों ने हफ्ता वसूली या एक्सटॉर्शन कहा है। यह पाया गया कि कम से कम 26 कंपनियों ने, जो सेंट्रल एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग की जांच के दायरे में थीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। कई मामलों में ये डोनेशंस कंपनी के छापे या जांच का सामना करने के तुरंत बाद रूलिंग पार्टी को किए गए थे। यह एक धारणा बनाता है कि डोनेशंस लीगल ट्रबल से बचने का एक तरीका हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को पॉलिटिकल फंडरेजिंग के टूल्स में बदल दिया जाता है। ऐसे सिस्टम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सीधे आम लोगों द्वारा महसूस किए जाते हैं। जब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि पॉलिटिकल डोनेशंस के आधार पर दिए जाते हैं, तो पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी खराब होती है। हमें खराब बनी सड़कें, ढहते पुल या इनएफिशिएंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को उनकी डोनेशन के लिए चुना गया था, उनकी कॉम्पिटेंस के लिए नहीं। करप्शन का यह रूप पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करता है, और इसका मतलब है कि टैक्स पेयर का पैसा पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आम नागरिक इस बैकरूम डीलिंग की कीमत चुकाता है, चाहे वह ज्यादा टैक्स, कम क्वालिटी वाली सर्विसेज या बिना उचित स्क्रूटनी के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से होने वाले एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन के जरिए हो। आखिरकार, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग के लिए लड़ाई डेमोक्रेसी की आत्मा के लिए लड़ाई है। जब इलेक्शन सबसे गहरे, सबसे सीक्रेट पॉकेट्स वाली पार्टी द्वारा जीते जा सकते हैं, तो आम नागरिक की आवाज सप्रेस्ड। ईमानदार और खुली पॉलिटिकल फंडिंग यह सुनिश्चित करती है कि लीडर्स उन लोगों के प्रति अकाउंटेबल हों जिन्होंने उन्हें चुना है, न कि उन गुमनाम कॉरपोरेट डोनर्स के प्रति जिन्होंने उनके कैंपेन को फाइनेंस किया। यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करता है जहां आइडियाज, न कि पैसा, इलेक्शंस तय करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन एक ट्रूली ट्रांसपेरेंट सिस्टम की ओर यात्रा लंबी है। इसके लिए लगातार पब्लिक विजिलेंस की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेमोक्रेसी कई लोगों की सेवा करे, न कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों की।